स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में, जिसके अंदर आज हम एसएससी जीडी की जो जंग जारी है उसके अंदर एक और भाग जोड़ने वाले हैं, जो कि है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को लेकर। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 यानी 8 जो है, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को रखा गया है, जिसे आप बिल्कुल बारीकी से आसान तरीके से यहाँ पर समझेंगे और अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहेंगे। डन है? और ज़रूर अंत तक देखें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आप आज यहाँ पर नहीं सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आपका स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। कह रहा है दो क्रमिक विषम पूर्णांकों के वर्गों के बीच का, दो क्रमिक मतलब होता है लगातार, विषम मतलब हो गया ऑड, और पूर्णांक है यानी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, उनके वर्गों के बीच का अंतर सदैव किससे कटेगा। तो जब भी इस प्रकार के आपको क्वेश्चन दिखे, ऐसे क्वेश्चन दिखे एग्जाम में और कोई नंबर ना दिखे, तो आप अपनी तरफ से कुछ लेट कर लीजिए। जैसे कि हमने मान लिया कि हमारी तरफ से कोई होगा 1 और अगला हो गया आपका 3, ये दो नंबर हो गए, लगातार होने चाहिए 1 और 3 लगातार हो गए, क्योंकि हमें ऑड लेने थे तो ऑड हमने लगातार ले लिए। तो पहला नंबर 1 हो गया, दूसरा नंबर क्या हो गया 3। अब यहाँ पर इसका पूर्णांक हमने ले लिया, ऑड ले लिया, अब हमें इसका वर्ग करना है, तो वर्ग कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अरे बाबा 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया। अब इसका जो गैप है, गैप चेक करें कितना आता है, तो 8। तो अब बताएं 8, तो 8 3 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 8 किससे कटेगा भाई, तो 8 से डिवाइड होगा। तो वो नंबर हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। यानी दो क्रमिक विषम पूर्णांकों के बीच के जो वर्गों का अंतर है, यानी वर्ग निकालने के बाद जो उनका डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा, वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, तो 8 से डिवाइड होगा ही होगा। ओके है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, तो घन है, घन मतलब क्यूब हो गया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a² यानी पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो गया वो क्या हो गया 6a² होता है, जो कि दिया हुआ है कितना 96। 6 से काटेंगे इसे आएगा 16, a² बराबर 16, तो नॉर्मल करोगे तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, a बराबर आ गया 4। तो साइड जो है a मतलब साइड जो है वो 4 आ गई। आगे कह रहा है तो उसका आयतन क्या होगा, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो आयतन यानी वॉल्यूम निकालने के लिए आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है a की क्यूब। इससे पहले आपने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया, अब इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा रहे हो, आयतन का फॉर्मूला लगा रहे हो, जो होता है भुजा की क्यूब, यानी भुजा यानी साइड इसमें 3 बार होगी। और साइड हमने निकाल ली है कितनी है 4। 4 अगर 3 बार होगा तो कितना बना देगा, तो 4 अगर 3 बार होता है तो वो 64 बनाता है, यानी सी इसका कंफर्म आंसर होगा। ओके है, चलिए तो इसमें सारा खेल जो है वो फॉर्मूले का है, जिसे ध्यान वो कर पाएगा, जिसे नहीं ध्यान वो फिर देख लो इधर का उधर करेगा और कुछ नहीं है उसमें। डन है? तो आप मेंसुरेशन के फॉर्मूले जरूर याद करके अपने एग्जाम में जाएं। चलिए ये एक और क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, देखें ध्यान से क्या कह रहा है ये। यहाँ हटा दिया जाए इसे। चलिए तो सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो इसको पहले तो आप बेसिक तरीके से समझें, 2 1 2, यानी कि सबसे पहले तो इसे सॉल्व करना आपको आना चाहिए। अब दो तरीके से कोई चीज़ लिखी जा सकती है, लिखा हुआ है 2 + 1/2, इसको आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 2 प्लस है तो प्लस का साइन हटा दो, 1/2, दोनों का मतलब सेम ही होता है। यानी कि अगर मैं किसी से बोलूँ कि भैया 1 है फिर आधा है, 1 है आधा है तो वो क्या है 1.5 है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर बीच में प्लस है तब भी ओके, नहीं है तब भी आप बीच में प्लस ही मानोगे, इसका मतलब सहित होता है, ये इसके साथ में है यानी इसके साथ जुड़ रहा है वो। ओके है, चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले बेसिक तरीके से कर लेते हैं, पूरा स्टेप करके फिर डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। 2 गुने में 2 क्या होता है 4, 4 और 1 कितने हो गए 5, इतना डन। अब ये वाला हिस्सा तो सॉल्व हो चुका है। अब अगर ये वाला हिस्सा सॉल्व हो चुका है तो ये नीचे है, नीचे वाली चीज़ ऊपर से पलटती है तो हम इतने हिस्से पर आ जाएंगे। इतने हिस्से को अगर हम सॉल्व करें तो 3 पहले से ही है, 2 के पास पलट कर आ रहा है क्या 2/5,
5 और ये 3 पहले से ही है, का मतलब क्या है, कुछ नहीं निशान है तो प्लस, अभी बताया मैंने कोई निशान नहीं है यहाँ, तो ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो ये हो कितना जाएगा, 3 के साथ 4, ये 3 के साथ 4/5, नीचे 5 हो गया। सॉल्व करें तो 5 गुने में 3 कितना होता है, 15, और 4 इसमें जुड़ेगा तो 19 के नीचे आ जाएगा 5, यानी ये पूरा सॉल्व होकर हमारा आ गया 19 के नीचे 5, जिसके ऊपर कौन है, 1 है। ये पूरा सॉल्व होकर हमें क्या दे रहा है, नीचे वाले पूरे नंबर सॉल्व होकर 19/5 दे रहा है, जिसके ऊपर 1 है। फिर चेंज कर दो तो 5 ऊपर चला जाएगा, 19 नीचे, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके तो ये तो हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देखा। अगर एग्जाम में कभी ऐसा ही और लेंथ लेकर आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे हैं उसे भी एक बार अच्छे से समझे आप। सबसे पहले तो ये जो नंबर है यहाँ पर 1/2 इसे लिख लेंगे। यहाँ एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन 1 3 2 2 + 1/2, ये क्वेश्चन है आपका। तो ये जो लास्ट वाला है ना इसे आप लिख लीजिए, 1 लिखा और 2 लिखा। ओके अब जो आपने किया ये इससे गुना होगा फिर ये जुड़ेगा, तो वही स्टेप यहाँ पे करना है। 2 किससे गुना हो रहा है, 2 से, 2 गुने 2 + 1, 2 गुने 2 क्या हो गया, 4 + 1 कितना हो गया, 5, इतना। ओके अब हमें ये पता लग गया, इससे कर लिया हमने। अब ये नंबर किसके पास जाएगा, 3 के पास, तो 5 गुने में 3, 5 गुने 3 15 और 2 17 हो गया। अब यहाँ पर देखो सेम होना चाहिए था सबके, तो यहाँ पर सेम तो नहीं है, यहाँ एक्स्ट्रा में 2 लिखा है, तो एक्स्ट्रा 2 और जोड़ दो, कितना आ गया, 19। जो भी एक्स्ट्रा में लिखा होगा वो जोड़ देना। अगर 1 1 1 1 चल रहा है तो ठीक चल रहा है, एक अलग कुछ लिखा हुआ है तो वो इसमें जोड़ता जाएगा। कैसे किया देखो, ये पूरा सॉल्व होकर 5 आ गया। फिर से ध्यान से समझो, 2 गुने 2 4 + 1, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं 2 गुने 2 4 + 1 5 आ गया। अब ये 5 किससे गुना होगा, तो पहला स्टेप, अब ये दूसरा स्टेप, 5 गुना होगा 3 से, 5 गुने 3 15, और यहाँ पर ये वाला नंबर जुड़कर क्या हो गया, 17। एक्स्ट्रा में कुछ है तो वो प्लस कर देना, आ गया 19। ओके है, यहाँ तक सॉल्व। ये 19 है और ये क्या है, 5, तो लिख दो 5/19 आपका करेक्ट आंसर हो गया। पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में। ओके है, तो इस तरीके से भी आप समय बचाकर कर सकते हो। मोस्टली जो है वो एक एक करके देता है, तो इतना ज़्यादा आपको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट जोड़ के आप आराम से निकाल सकते हो, इजी तरीके होते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसे भी किया जाए, जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं ध्यान से करें, इसे भी पावर आप ध्यान से देखें और सॉल्व करते रहें। क्वेश्चन कह रहा है 256 है, 256 की पावर है 0.18 यानी 256 है, इसकी पावर है 0.18 और मल्टीप्लाई हो रहा है 16 की पावर 0.14। ठीक है, तो सबसे पहले तो 256 होता है स्क्वायर, किसका स्क्वायर होता है, शाबाश, किसका स्क्वायर होता है, तो 16 का। लिख दिया हमने 16 का ये स्क्वायर है, और अलग से नंबर है कितना, तो 0.18, और यहाँ पर हो गया 16 0.14। अब ये 16 यहाँ पर अपनी पावर को देखेगा तो 18 गुने में 2 हो जाता है 36, यानी 16 की पावर हो गई 0.36, और अलग से 16 की पावर 0.14। क्या बेस सेम है अब, हाँ जी बिल्कुल बेस सेम है। अगर बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, अगर बेस सेम है तो बेस सेम मल्टीप्लाई हो तो पावर हो जाती है प्लस, तो 36 और 14 होते हैं 50, यानी कि 16 की पावर आ गई 0.50। अब एक छोटी सी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करें ऐसे पावर का, तो उसके अंदर ये बेस होता है, पावर लिखी जाती है ऊपर, रूट लिखा जाता है कहाँ पर, नीचे। ओके या फिर आप ये ध्यान रखें कि जब भी कभी पावर 1/2 आ जाए, आधी आ जाए, आधे को आप 0.5 भी लिखते हो, आधा आ जाए तो वो शो करता है, अभी मैंने बताया, पावर ऊपर रूट नीचे, यानी x की पावर 1 है और रूट कितने वाला है, 2 वाला, जिसे आप √x भी लिख सकते हो। x की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, रूट स्टार्ट 2 से होता है तो कुछ नहीं होगा, तो वो 2 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 50 से 1, 50 से 2, यानी 16 की पावर आधा, यानी ये 16 का रूट है, तो 16 किसका होता है भाई, तो 4 का होता है, 4 करेक्ट आंसर हो गया। ओके है, तो इस छोटी सी बात को ध्यान रखना।
ओके, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको। आपका आया था 16 का जो पावर था वो 0.50। 16 में 4 आता है कितनी बार? 2 बार। और यहाँ पर 0.50 गुना करोगे तो 4 की पावर क्या आ जाएगी? 100, और पॉइंट हटाओगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाना है, मतलब 4 की पावर 1 जो 4 ही होता है। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। कुछ नहीं किया मैंने, 2 गुने में 50 100 हो गया, पॉइंट हटाओगे तो नीचे फिर से 100 आ जाएगा। 2 नंबर के है ना, तो पॉइंट हटाया 100, काट के 4 की पावर 1 आ गई। तो समय बचाना आपके हाथ में है, बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं, छोटी छोटी बातें आप सीखते जाएं और नोट के रूप में लिखते जाएं क्वेश्चन के सामने ही। ठीक है, चलिए शाबाश, नेक्स्ट करेंगे। चलिए रीड करें इसे भी। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी अपनी राशि का 1/3 भाग कपड़ों पर, शेष राशि का 1/5 भाग भोजन पर और बाकी राशि का 1/4 भाग यात्रा पर व्यय मतलब खर्च कर देता है। अब पहली चीज़ तो यहाँ पर कोई चीज़ खर्च की जा रही है तो वो घटेगी बढ़ेगी। आपके पास 1000 रुपये थे, आप खर्च कर रहे हो, उसे खर्च कर रहे हो तो पैसा बढ़ेगा घटेगा? तो घट जाएगा भाई। ठीक है, अब दूसरी चीज़ यहाँ पर एक शब्द लिखा है शेष का। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 100 रुपये है, आपने 20 रुपये दवा पर खर्च कर दिए, 10 रुपये आपने यातायात पे खर्च कर दिए, 30 रुपये किराए में खर्च कर दिए, तो बचे कितने? तो आप यहाँ पे सीधे सीधे बोलोगे 20 खर्चा, 10 खर्चा, ये 30 खर्चा, टोटल कितने खर्चे? 60। आप बोलोगे भैया 40 रुपये बच गए। यानी कि जब कुछ ना बोले का मतलब शेष का शब्द किसी क्वेश्चन में नहीं लिखा तो वहाँ पर आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। लेकिन जब शेष का लिखा है तो शेष वाले में आप माइनस नहीं करोगे, शेष वाले में वो नंबर मल्टीप्लाई होता है बचे हुए का। यानी कि मैं यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। सीख गए तो एक लाइन में, नहीं सीखे तो फिर एक पेज का सॉल्यूशन करके आओगे, 10वीं वाला 5 नंबर वाला, और फिर इसी में लगे रह जाओगे। तो क्या कहना चाहते हैं ध्यान से समझो। एक आदमी अपनी राशि का, तो राशि हमें नहीं पता, हमने मान लिया x, राशि का 1/3 भाग कपड़ों पे खर्च करता है। अब 1/3 भाग आपने खर्च कर दिया, मतलब 3 में से कितना खर्च कर दिया? 1। अगर 3 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 2/3। 3 रुपए थे, नीचे वाला टोटल को बताता है, 3 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 2 रुपये। फिर अगली लाइन में कह रहा है कि जो बचा यानी शेष का, देखो शेष हमने निकाल लिया, शेष का 1/5 भाग भोजन पे खर्च कर देता है, यानी 5 में से 1 भोजन पे दे दिया तो बचा कितना? 4। कितने में से? 5 में से। फिर कह रहा है बाकी शेष का, बाकी राशि का, बाकी शेष का, अरे भाई बाकी का ये पूरा बाकी ही है, बाकी का कितना? 1/4, यानी 4 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा 3/4। अंत में बनता कितना है? तो अंत में उसके पास 100 रुपये, यानी x का इतना बचा, इतना बचा, इतना बचा, लास्ट में कितना हो गया? 100 रुपये बच गया। सॉल्व कर दीजिए, 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, 2 से ये कटेगा 50, 5 से क्रॉस करके निकालोगे कितना आ जाएगा? 250 रुपये, यानी ए इसका कन्फर्म आंसर हो गया। 250 रुपये उसके पास टोटल थे। ओके, तो देखो जब भी आपके पास शेष का बोले तो शेष का बनाकर गुना करते जाओ, शेष नहीं बोला तो डायरेक्ट खर्चे को माइनस करके आंसर निकाल दो। ये छोटी सी बात, छोटी सी सीख आप ध्यान रखेंगे अपने एग्जाम में सफल होने के लिए। ओके है, चलिए शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें और रीड करें, होना चाहिए सबसे। क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं दिए, तो हमने मान लिया टोटल था 100 में से 8 ने अपने मत, ये क्रॉस लगा दे रहा हूँ, नहीं दिए। 8 ने अगर अपने मत नहीं दिए तो कितनों ने दिए? तो 92 ने दिए हैं। आगे कह रहे हैं इसमें 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले ने कुल मतों के 48% मत को प्राप्त किया, यानी विजेता जो है किसका? टोटल का। टोटल मतलब 100 का 48% मत प्राप्त किया, और 100 पर कोई भी परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ जिसका बोले उसी का आप करना। अगर मान लो टोटल का बोलता तो टोटल से, मान लो वो बोलता डाले गए वैध से मतलब 92 से, तो 92 का परसेंटेज निकाल रहे होते, तो यहाँ तो ये ईजी हो गया, यानी विजेता को 48 मिले। अब हारने वाले को कहाँ और कितने मिले होंगे?
हारने वाले को कहाँ से और कितने मिले होंगे। तो वोट डाले कितने गए, तो 92, और 92 में से 48 तो ये ले गया, 48 वोट इसे मिले, परसेंटेज कहीं से भी निकाल दो, लेकिन रियल तो यही है ना। 92 में से 48 अगर ये ले गया तो हारने वाले को कितने मिले, तो हारने वाले को 92 में से 48 ये ले गया तो 44 मत मिले। तो विजेता मिले 48, हारने वाले को मिले 44, इसमें जीत गया। कौन जीत गया, विजेता जीत गया। कितने मतों से जीत गया, तो 48 और 44 में गैप कितने का है, 4 का। अरे बाबा, हार या जीत अंतर को शो करता है। मैं बोलूँ ये जीत गया कितने से, 4 से। मैं बोलूँ ये हार गया कितने से, 4 से। तो 4 जो है इनका गैप शो हो गया। हार जीत कम ज़्यादा ये सब अंतर को शो करता है। अब 4 से ये जीत गया या हार गया, यही है। आगे कह रहा है अपने विरोधियों को 1100 मतों से हराया। अरे बाबा, यही चीज़ तो हम इतनी देर से कह रहे हैं, हार या जीत अंतर को शो करता है। मतलब ये 1104 के बराबर है। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी, यानी हमें यहाँ पर काट के 100 से गुना करना है, तो हम 4 से इसे काटेंगे तो 4 से आता है 2 बार में कितना, शाबाश बताएं। 4 से आता है 2 बार में आपका 8 बचा 3, 4 से 7 बार में 28 बचा 2, 4 से 5 बार में 20। अभी 275 कट कर आया है। टोटल पूछा, टोटल होते हैं 100 से गुना करोगे तो पीछे 2 जीरो लग जाएगा। देखो है कहीं पे ये आंसर, तो बिल्कुल है भाई, डी यानी कि आपका 27,500 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ओके है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। विजेता को कहीं से भी कुछ भी दे दो, हारने वालों की हमेशा जो काउंटिंग करोगे, यानी अपनी तरफ से आप जो दूसरी वैल्यू निकालोगे वो हमेशा वैध से या रियल वाले में से ही निकालोगे। डन है। चलिए शाबाश। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। यानी 8 पुस्तकें क्रय मतलब होती है खरीद, तो यहाँ हमने लिख दिया सीपी और ये एसपी, और यहाँ आपको वस्तु लिखनी है, यहाँ पर आपको रुपया बनाना है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन इसे ध्यान रखो ये रामबाण है, कई बार क्वेश्चन वो आगे पीछे करेगा, तब भी आपका सटीक आंसर आ जाएगा। डन है। चलिए 8 पुस्तकों का सीपी, तो 8 वस्तु का सीपी मतलब खरीद, 6 वस्तु के विक्रय के बराबर है। 6 वस्तु पहले रखना, 6 वस्तु के बेच, एसपी मतलब बेच के बराबर है, यानी 8 सीपी 6 एसपी। आगे कह रहा है तो लाभ हानि का प्रतिशत बताएं, तो आपको सीधे सीधे 8 और 6 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने नहीं आता तो 6 ऊपर 8 नीचे, 6 यहाँ 8 यहाँ। ठीक है, रटना नहीं है कि बाद वाले से कर लो पहले वाले से कर लो, रटना नहीं है, सीख के चलना है। 6 वाली चीज़ कितने में जा रही है, रुपये आ गया। 6 रुपये वाली चीज़ कितने रुपए में जा रही है, 6 रुपये वाली चीज़ 8 रुपये में जा रही है, तो ये हमें लाभ देगी। कितने का लाभ दे देगी, 2 का। किससे देगी, तो लाभ या हानि हमेशा सीपी से काउंट होता है। लाभ या हानि हमेशा किससे काउंट होता है, सीपी से काउंट होता है। तो सीपी हो गया 6%, निकाल दो, 2 से 1, 2 से 3, 3 से काटा, 33 सहित 1/3%, यानी डी कंफर्म आंसर बन गया इसका। ओके है, तो इजी क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट के थ्रू चले, रटे नहीं। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए रीड कर लिया होगा सबने। एक व्यक्ति 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदते हुए उसको 15% नुकसान पर बेच देता है। यानी कि 1400 रुपये में उसने क्या किया हुआ है, खरीदा है, बेचा है, तो खरीदा है। जब भी वस्तु खरीदी जाए तो वो इक्वेट होती है 100 से। खरीदी जाए तो सीपी मतलब तुलना होगी 100 से। जब भी सीपी होगा तो तुलना किससे होगी, 100 से। तो 100 से कंपेयर करना है, और उसको 15% के नुकसान पर बेच देता है। नुकसान मतलब एक तरह की हानि है, हानि पर बेच रहा है। 15% नुकसान, 15% नुकसान मतलब दिखाएगा कितने को, 85 को। यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो गुना करें, 14 गुने में 8 होता है 112 जीरो, 14 गुने में 5 70, यानी 1190, 1190 आपका सही आंसर बनेगा। ओके है, तो इजी क्वेश्चन था। क्या सीखा इस क्वेश्चन में, कि जब भी आप खरीदोगे वस्तु को तो सीपी होगी, और सीपी की तुलना हमेशा किससे होगी, 100 से। अरे बाबा, सीधे सीधे खरीद रहा है तो 100 नीचे आएगा, अन्यथा 100 नीचे नहीं आएगा। ओके है, चलिए शाबाश। नेक्स्ट करेंगे।
चलिए पढ़ें, इसे पढ़ें, रीड करें, हो जाना चाहिए सबसे। तो चलिए क्वेश्चन कह रहा है 68 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से जब प्रतिस्थापित किया जाता है यानी बदला जाता है, चेंज किया जाता है, तो 10 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम से बढ़ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। तो मुझे सीधा सीधा बताए, हम चेंज कर रहे हैं कितने केजी वाले को? तो हम चेंज कर रहे हैं 68 केजी वाले को, यानी 68 केजी वाला व्यक्ति हमारे सामने आएगा। ठीक है, क्यों आएगा 68 केजी वाला? क्योंकि हमने भेजा कितने वाला? 68 केजी वाला। चेंज कर रहे हैं ना, 68 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आएगा, तो हमारी तरफ से गया 68 केजी वाला, तो आना भी चाहिए था 68 केजी वाला। एवरेज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि भैया जो चीज़ है वो बराबर बराबर बटेगी, यानी सब पर समान इफेक्ट बनेगा। सीधी सीधी भाषा में बोलूँ तो सबको बराबर कर दो, सबको क्या कर दो? इक्वल कर दो, बराबर कर दो। तो भैया मेरी तरफ से 68 केजी का सामान गया है, तो वहाँ से 68 केजी का आना भी चाहिए। और अगर 68 केजी का उधर से सामान आएगा तो हम बराबरी पर हैं। लेकिन आने से हो क्या गए हम? आने से औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ गया। मतलब मेरी तरफ से सामान गया था 68 केजी का, अब आ रहा है मेरे पास, आ रहा है, और आने से हम बढ़ रहे हैं। अरे बाबा कोई आ रहा है और हम बढ़ेंगे, क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि वो ज़्यादा लेकर आएगा। अरे बाबा आप क्यों बढ़ोगे? आप खुद सोचो, आप कब बढ़ जाओगे? जब आपके पास ज़्यादा होगा। तो जब वो कोई आ रहा है तो उसे इतना तो कंफर्म लाना ही लाना है, लेकिन आने से बढ़ गए। कितना बढ़ गए? 1.5 केजी बढ़ गए। क्या मैं अकेले बढ़ूंगा? नहीं भाई, मेरे घर में 10 आदमी, तो 10 जने बढ़ेंगे। पॉइंट हटाया, 10 खत्म, यानी कि 15 केजी बढ़ गए। तो 68 तो कंफर्म आना ही आना था, 15 बढ़ गए, यानी कि सामने वाला जो है वो 73 लेकर आएगा, यानी 73 नहीं 83 किलोग्राम जो है इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ओके है, चलिए शाबाश, डन होना चाहिए यहाँ तक। नेक्स्ट करें, शाबाश। चलिए क्वेश्चन कह रहा है एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी, यानी कि 500 सैनिक थे। लिख लेते हैं, 500 सैनिक हमारे पास थे जिनका हमने मैनेजमेंट कर रखा है 27 दिन का। अब हुआ क्या कि 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद मतलब 500 सैनिकों को हमने 27 दिन के लिए रख रखा है। 3 दिन बाद तो बाबा 3 दिन का खाना तो खा गए, अब बचा कितना खाना? तो 500 सैनिकों का खाना बचा 24 दिन का। अब 3 दिन बाद आगे कहानी पढ़ लो, पहले खाना निकाल लिया हमने, कितना बचा? तो 24 दिन का खाना बचा। 3 दिन बाद 300 और आ गए। बाबा 500 सैनिकों का खाना 24 दिन का बचा था, 300 और आ गए, मतलब अब हो गए 800, और 800 व्यक्ति यानी सैनिक मिलकर ये खाना कितने दिन में खा जाएंगे? तो बताना है, तो 2 0 से 2 0 खत्म, 8 से 24 कट के आता है 3, 5 गुने 3 कितना हो गया? तो 15, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी है, होना चाहिए सबसे। अरे बाबा जितने दिन बाद बोले उतने दिन का माइनस करके हटा दो, आपका शेष भोजन आ जाएगा। ओके है, चलिए शाबाश। चलिए नेक्स्ट है, दो पाइप क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं। 2 पाइप है, मान लिया ए और बी है, एक 20 मिनट में भरता है और एक 30 मिनट में भरता है। 20 और 30 का एलसीएम जो होने वाला है वो क्या होगा? 60। 20 से 60 आता है 3 बार में, 30 से 60 आता है 2 बार में। ये हिसाब खत्म। अब जो बचा है वो एफिशिएंसी है, यानी ये जो है वो एफिशिएंसी। काट क्यों देते हैं इसे? काट इसलिए देते हैं ताकि हमारी नज़र इस पर ना जाए। इसका काम सिर्फ इतना ही होता है कि भैया आप एलसीएम लेकर क्षमता निकाल लो, निकाल ली, रद्दी हो गया वो। डन है। अब सारा खेल 3 और 2 से चलेगा। तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो भैया ए 3 से भरेगा, बी 2 से भरेगा, दोनों मिल जाएंगे तो 5 से भरेंगे, 12 मिनट का समय लगेगा। ओके है, चलिए शाबाश। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, होना चाहिए सबसे, ध्यान से रीड करें, पढ़ें इसे। क्वेश्चन कह रहा है एक पिता व पुत्र की आयु का योग वर्तमान में 100 वर्ष है। एक पिता और पुत्र की आयु का योग वर्तमान में है 100 वर्ष। ठीक है।
आगे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व उनके आयु का अनुपात 2:1 था। तो 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 2:1 था। ये हमने लिख लिया। अब हमारा रेशो जब का होगा ना, कटेगा भी उसी से। हमारा रेशो जो है वो 5 वर्ष पहले का है, तो भैया ये 5 वर्ष पहले वाले नंबर को ही काटेगा। अब अगर हमारा रेशो 5 वर्ष पहले का है तो ये तो वर्तमान में दिया हुआ है। क्या है ये? तो पिता और पुत्र की आयु का योग, पिता और पुत्र का योग दिया हुआ है, सम दिया है। और कब का दिया है? तो भैया वर्तमान का दिया है। और हमारे पे रेशो कब का है? 5 साल पहले का। तो सबसे पहले तो इसे ठीक करो, इसे ठीक करो, 5 वर्ष पहले बनाओ। तो इसमें कौन है? खाली पिता है, पुत्र या दोनों है? दोनों है, तो दोनों को 5 वर्ष पहले बनाओ। तो पिता भी 5 साल पहले होगा, पुत्र भी 5 साल पहले होगा। तो 5 और 5 कितने कम हो जाएंगे? तो 10, यानी कि कार्यक्रम चलेगा 90 से। 90 में 2 और 1 का हिसाब लगाएंगे तो 90 में 2 और 1 3, 3 से काटा 30, गुना कर दीजिए यहाँ पर, ये आ गया 60, ये आ गया 30। हमने निकाल लिया, हमारी तरफ से 60 और 30 है। और हमने ये पूरा का पूरा जो सॉल्व किया है वो 5 वर्ष पहले के हिसाब से किया है। ओके है, यानी कि 5 वर्ष पहले पिता 60 का था, पुत्र कितने का था? 30 का था। ओके यहाँ तक। अब कह रहा है तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताओ। तो बाबा पहले इसको वर्तमान तो बनाओ। तो 5 वर्ष पहले तो मैं इसमें 5 जोड़ूंगा क्योंकि ये 5 वर्ष पहले का है। आप 5 वर्ष पहले 60 के थे तो आज कितने हो गए? 65 के। तो 5 वर्ष जोड़ के ही तो आएगा 65। फिर उसके बाद कह रहा है 10 वर्ष बाद का बताओ। तो 10 और जोड़ दूंगा मैं, क्योंकि ये 5 जोड़ने पे वर्तमान आया, 10 और जोड़ दिया मैंने। तो ये कितना हो गया? 75। ये कितना हो जाएगा? 35 और 5 45। रेशो बना दो 15 से 3, 15 से 5, यानी 5:3 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। समझदारी से लगाइएगा। डन है? देख लीजिएगा। ओके है, चलिए शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब होना चाहिए ये क्वेश्चन आपसे। रीड करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करें और चेक करें भाई आंसर कितने बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक तो ज़रूर किया करें भाई, और बताया करें आप कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने नंबर बने हैं। आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट को भी तो चेक करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका इतना तो बनता ही है कि आप कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आप पहले से बेहतर हुए या नहीं हुए। डन है? चलिए नेक्स्ट। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है और उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 2600 और 1800 की बचत करते हैं तो बताएं उनकी आयु कितनी है। तो ए है और बी है, और ए और बी की आय का अनुपात है 5:3 और उनके व्यय का अनुपात है 9:5। तो इसको हमने पहले भी प्रैक्टिस सेट में किया है, एक बार फिर आ गया। नंबर चेंज है, कोई बात नहीं, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम करके दिखाएंगे। ए और बी की आय का अनुपात है, ये आय है, इनकम है, यहाँ लिख देते हैं। ये आय हो गया 5:3, व्यय यानी खर्च जो है इनका हो गया कितना? तो 9:5, यहाँ लिख दिया हमने। और फिर कह रहा है इनकी बचत जो है वो क्रमशः है 2600 और 1800। सॉल्व करें, हमेशा बीच में व्यय को रखना। 5 गुने 5 कितना होता है? तो 25, और 9 गुने में 3 कितना होता है? तो 27। यहाँ से करें 18 गुने में 9, 18 गुने में 9 हो जाएगा आपका 162। कितना हो जाएगा? 162। और ये 2 जीरो। 5 गुने में 5 कितना होता है? तो 26 गुने में 5 हो गया आपका 130, और ये 2 जीरो। ओके, कुछ नहीं किया हमने, एक बार ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस में, एक बार नीचे मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस में। अब देखिए डिफरेंस, देखें इसका डिफरेंस कितने का है? तो 3200 का। ये है ना, देखो 13,000, ये है 16,200, डिफरेंस हो गया 32 का। यहाँ से देखिए कितने का डिफरेंस है? 2 का काट दिया, आ गया आपका 1600। गुना कर दीजिए, 16 गुने में 5 80 होता है, और यहाँ करोगे 16 गुने में 3 48, यानी इसका बन गया 16 गुने में 5 कितना? 80, और अलग से आपका 2 जीरो यानी 8000। 16 गुने में 3 48, यानी कि 4800। तो 8000 और 4800 मतलब डी पे आप कंफर्म हो जाएंगे। ओके है, यानी डी ऑप्शन को फिल कर देंगे। शाबाश है, चलिए डन। नेक्स्ट करें।
चलिए रीड कर लिया होगा आपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ के करिएगा और अपने आंसर को मैच भी करिएगा। क्या आया? 20 लीटर के मिश्रण में दूध और जल 5:3 के अनुपात में है। अगर प्रस्तुत मिश्रण के 4 लीटर को 4 लीटर दूध से प्रतिस्थापित कर दिया जाए यानी बदल दिया जाए, तो कहना क्या चाहता है, ध्यान से समझे। मिक्सचर हमारा हो गया 20 लीटर का, जिसके अंदर दूध है और है पानी। कौन सी रेशो में है? तो 5 और 3 में है। तो पहले इसे निकाल लीजिए। 5 और 3 होते कितने हैं? तो 8। तो 20 का आप 5 और 3 होते कितने हैं? 8। अरे बाबा, टोटल से हमने इक्वेट कर दिया। निकाल लीजिए, 5 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये 4 से 2 बार में, 4 से 5 बार में, 5 गुने 5 कितना हो गया? 25। 25 का आधा कर देंगे तो कितना आएगा? तो 12.5। तो हमने निकाल लिया 12.5 इसमें दूध था। अगर 12.5 दूध था तो 20 में से 12.5 चले गए, तो 7.5 जो है इसमें क्या रहा होगा? तो पानी रहा होगा। ये 2 कॉन्सेप्ट आपके हो गए, मतलब 2 आपने निकाल ली वैल्यू मिल्क और वाटर की। अब कह रहा है कि हमने मिश्रण में से 4 लीटर को निकाला। अब आप मुझे बताएं, आपके पास दूध और पानी का मिश्रण है, उसके अंदर से 4 लीटर निकालोगे। अरे बाबा, एक जार है, उस जार में आपने सपोज करो कि आपने एक शरबत बनाया हुआ है, उसमें आपने चीनी डाला हुआ है और पानी डाला हुआ है। अब जब आप उसमें से ऐसे निकालोगे तो आपके जो 4 लीटर वाला सेक्शन है या फिर जो निकाला है, उसके अंदर चीनी का टेस्ट आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या उसमें पानी होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अरे बाबा, जो आप इसमें से निकालोगे उसके अंदर भी जो रेशो यहाँ था वही सी रेशो में इसमें पाया जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं? यानी कि जब हम इसमें से निकालेंगे तो चीनी भी निकलेगा, पानी भी निकलेगा। इसी प्रकार दूध और पानी में से जब हम मिक्सचर को निकालेंगे तो दूध भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा। तो कितना निकाला हमने? 4 लीटर निकाला। कितना निकाला? 4 लीटर निकाला। और 4 लीटर में जो भी कुछ निकला होगा वो इस बर्तन के रेशो के हिसाब से निकला होगा। यानी इस बर्तन में था कितना? 5 और 3, 5 3 कितने होते हैं? 8। किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो। मान लो 5 की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो ये 1, ये 2, 2 से काट दिया आपने, कितना आ गया? 2.5। यानी कि 2.5 लीटर इसमें से निकल गया। टोटल कितना निकाला? तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 4 लीटर आपने निकाला, 2.5 इसमें से क्या हो गया? निकल गया। अगर 2.5 ये निकला तो बाकी बचा वो कौन निकला होगा? 1.5 ये निकला होगा। अरे बाबा, 2.5 लीटर दूध निकला तो पानी कितना निकला होगा? 1.5 लीटर। ओके है, चलिए शाबाश। अब कह रहा है इसकी जगह पर हमने 4 लीटर दूध डाल दिया। तो यहाँ पर ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपने 4 लीटर दूध डाल दिया, तो सिर्फ दूध ही बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ेगा। फिर रेशो बता दीजिए, मिश्रण में दूध व जल का अनुपात बता दीजिए। तो 12.5 में से 2.5 गया, 12.5 में से 2.5 गया तो आया कितना? 10। 10 में 4 जोड़ा तो आ गया 14। 7.5 में से 1.5 गया तो आ गया 6। रेशो आ गया 2 से 7, 2 से 3, यानी कि 7:3, यानी सी इसका सही आंसर बन गया। डन है। तो आपको बस कुछ नहीं करना था, रीड करके इसको सॉल्व करते जाना था बारी बारी। अच्छा क्वेश्चन था, इस पर एक स्टार लगा लीजिएगा। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, स्थिर गति से चल रही रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में और दूसरे 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें गलतियां बहुत करते हैं सब। गलतियां क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी रीडिंग स्किल खराब है। रीड अच्छे से करना और कॉन्सेप्ट को समझना। जब भी हम किसी व्यक्ति को पार करते हैं, सुनना ध्यान से क्या कह रहा हूँ मैं, जब भी हम किसी व्यक्ति को पार करते हैं तो वहाँ पर डिस्टेंस होता है ट्रेन की लंबाई। और जब भी कभी किसी बड़े ऑब्जेक्ट को पार करते हैं, जैसे ट्रेन को पार करेगी, ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ट्रेन किसी पुल को पार करेगी, ब्रिज को पार करेगी, टर्मिनल को पार करेगी, यानी ट्रेन कुछ ऐसी चीज़ को पार करेगी जो उसको टक्कर दे सके, उसी के साइज़ के लगभग में हो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा लेकिन उसी साइज़ के लगभग में हो, तो वहाँ पर वस्तु और ट्रेन दोनों प्लस होकर दूरी बनाती है। ओके है।
तो अब मुझे यहाँ पे बताएं कि 96 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी पार कर रही है कितने सेकंड में, तो 12 सेकंड में पार कर रही है। यानी कि ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन भी उसमें होगी और खुद प्लेटफॉर्म भी होगा, कितने वाला होगा, तो 96 मीटर वाला होगा। तो ट्रेन जब व्यक्ति को नहीं पार कर रही, इसमें किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म जुड़ेगी, यानी ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों हो गया। कितने वाला प्लेटफॉर्म है, तो 96 मीटर वाला प्लेटफॉर्म है। ओके है यहाँ तक। और ये पूरा कार्यक्रम हो जाएगा कितने सेकंड में, तो 12 सेकंड में। फिर अगली लाइन में कह रहा है कि वही ट्रेन हमने किससे पार कराना है, मतलब वही ट्रेन पार करेगी 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो भैया कितना समय लग जाएगा, तो 15 सेकंड का समय लग जाएगा। तो आप मुझे बताएं, ट्रेन तो सेम ही है, प्लेटफॉर्म यहाँ कितने वाला है, 96 वाला, यहाँ कितने वाला है, 141 वाला। इसमें ज़्यादा समय क्यों लगा, इसके मुकाबले इसमें ज़्यादा समय क्यों लगा, क्योंकि ये यहाँ पर ज़्यादा दूरी तय कर रही है। देखो ना, ट्रेन सेम है, ये 96 का, ये 141 का, ज़्यादा दूरी तय कर रही है। कितना ज़्यादा दूरी तय कर गई, तो 96 इसमें से हटा दो, 96 इसमें से क्या कर दो, हटा दो, तो आ जाएगा 4 और 41 45 मीटर की दूरी फाजिल एक्स्ट्रा तय कर रही है। उसके लिए समय भी तो एक्स्ट्रा लिया होगा। तो 12 सेकंड में करती थी, ये 15 सेकंड में कर रही है, यानी 45 मीटर जाने में वे 3 सेकंड का ज़्यादा समय ले रही है। यानी स्पीड आ गई हमारी 45 मीटर 3 सेकंड में, यानी 15 मीटर पर सेकंड से वो चल रही है। अब अगर 15 मीटर पर सेकंड से अगर वो चल रही है तो 15 मीटर पर सेकंड तो इसमें कोई चाल नहीं है, कोई बात नहीं, हम आगे का सीखते हैं। डन है। जिन्हें नहीं आया ये कॉन्सेप्ट वो सीधा सीधा समझे क्या करना है, दूरी को माइनस कर दो। सीधा क्वेश्चन में जाओ, अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो दूरी को माइनस कर दो। दूरी को माइनस किया, 96 41 कितना आ गया, 45। समय को भी माइनस कर दो, 12 15 कितना आ गया, माइनस करने पे 3, काट दिया, चाल आ गई। ओके है, काट दिया, चाल आ गई। लेकिन एक चीज़ तो आपको वो समझनी ही पड़ेगी, वो ये है कि भैया ट्रेन की लंबाई कैसे निकालें। तो क्या इसमें ट्रेन है, बिल्कुल है। क्या इसमें ट्रेन है, देखो बनाई है तो ट्रेन है भाई, बनाई है तो है। अब स्पीड कितनी है, 1500। 1500 की स्पीड से मैं आपको ट्रेन चलाते जाऊं और 12 सेकंड का अगर पूछूं तो 12 सेकंड में वो कितना जाएगी, तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों जाएगी। और 15 सेकंड से अगर ट्रेन चलाते हुए जाऊं और 15 सेकंड में पूछूं क्या हुआ, तो ट्रेन और 141 मीटर के प्लेटफॉर्म आ गई। यानी कि ये आसान पड़ रहा है, इसमें करो तो 15, ये लिख दिया हमने 15 गुने में 12, 15 मीटर पर सेकंड से 12 सेकंड में वो टोटल जाती है 180, जिसके अंदर 96 मीटर का क्या है, प्लेटफॉर्म। अगर 96 मीटर का प्लेटफॉर्म है तो ट्रेन कितने की हो गई, 84 की। तो हमने लंबाई भी निकाल ली। अरे बाबा 15 से 12 गुना किया 180, 180 में ट्रेन भी है प्लेटफॉर्म भी है, ट्रेन भी है प्लेटफॉर्म भी है, प्लेटफॉर्म हटा दिया, आ गया आपका ट्रेन। यानी कि आपका आंसर जो करेक्ट हो गया वो गया 84। डन है। यहाँ करते तो यहाँ पर आप जो भी डिस्टेंस आता उसमें 141 मीटर क्या कर देते, माइनस कर देते। अब सॉल्व करें, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब 84 वाला आंसर हो गया। अब इन दोनों में बात फंस गई, तो इसे कन्वर्ट कर दीजिए मीटर पर सेकंड। किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड। मीटर, मीटर लिखा है, क्या लिखा है, मीटर। जब भी मीटर लिखा हो तो 18 ऊपर 5 नीचे। ओके हो रहा है, ध्यान से समझे क्या कह रहा हूँ। एक अक्षर लिखा है तो एक वाला नीचे, 2 अक्षर लिखा होता किलोमीटर, कितने होते उसमें 2 होते, 2 अक्षर तो 2 वाला नीचे। अब बात समझ में आई। अरे वो 1 है तो 1 वाला नीचे, 2 है तो 2 वाला नीचे आता। ओके, किलोमीटर में 18 नीचे, मीटर में 5 नीचे, सीधी सी बात है। सॉल्व करें, 5 से किया, ये आ गया 3, 18 गुने में 3 आता है 54 किलोमीटर पर आवर। यानी सी जो है इसका कंफर्म आंसर बनेगा। और ये अब आपका पेपर में एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए, ज़रूर करके आना, क्योंकि ये ही क्वेश्चन डिफरेंस बनाते हैं, एक नॉर्मल जो बिल्कुल मज़े में पढ़ रहा है और एक आप में। ओके, यानी कि जो उतना ध्यान नहीं दे रहा, ऐसे क्वेश्चन में ही वो मात खाएंगे। और आप सीख के जा रहे हो तो आप ही जीतोगे, आपको ये ध्यान रखना है बस। चलिए नेक्स्ट है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे पर डाउन स्ट्रीम और 2 किलोमीटर प्रति घंटे पर अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के साथ, अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विपरीत।
अरे बाबा डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत। ओके है, चलिए शाबाश। अब यहाँ पे कह रहा है कि जल में उसकी गति क्या होगी, तो ये हमने समझा हुआ है, सीखा हुआ है, किया हुआ है। क्या है कि भैया जब भी डाउन और अप दोनों दिए हो तो इनको जोड़कर अगर आधा कर दोगे तो शांत जल में चाल आ जाएगी, और घटाकर आधा कर दोगे तो धारा की चाल आ जाएगी। तो हमें शांत जल स्थिर जल में चाहिए, तो भैया 6 और 2 8, 8 को जोड़ दिया, मतलब 6 और 2 8 जोड़ दिया हमने। अब जोड़ के आधा कर दो तो 8 का आधा क्या होता है, 4 होता है। तो 4 किलोमीटर पर आवर, यानी ए इसका सटीक आंसर बन गया। चलिए डन है, तो ये बातें आप ध्यान रखना। नेक्स्ट कर रहे हैं, होना चाहिए सबसे ओके। चलिए इसे करें, शाबाश। क्वेश्चन कह रहे हैं साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से कितना मूलधन 6 वर्षों में 496 हो जाएगा। जब भी मूलधन क्या बन जाए, मिश्र धन बन जाए, या फिर कुछ हो जाएगा, हो जाएगा क्या, तो भैया मिश्र धन हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको P नहीं पता तो आप P मानेंगे 100, और जब भी P 100 मानेंगे तो R और T को गुना करने पर सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। P को क्या माना 100, तो R और T को गुना करने पर सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, जो कि है कितना, तो ये है 4 और ये है 6, 4 गुने में 6 आ गया 24। यानी आपने माना कि हमने किसी को 100 रुपये दिए थे तो इंटरेस्ट आपका बन जाएगा 24 रुपये, तो हाथ में कितना आएगा, तो हाथ में आएगा 124 रुपये। यानी कि कोई मूलधन 6 वर्षों में 496 हो जाएगा। हमारे हिसाब से कितना हो जाएगा, तो 100 और 24 124 रुपये, जो कि 4 बार में कटता हुआ दिख रहा है। क्या पूछा है आपसे, मूलधन, तो मूलधन से गुना कर दो, यानी वो मूलधन 400 है, तो ए पे टिक कर दीजिए। ओके है, चलिए शाबाश। नेक्स्ट करें। लिखा है यदि एक बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि और उसके आधार की त्रिज्या में 10% की कमी हो जाए तो बताएं कि उसके वक्र सतह क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होगा परिवर्तन, ये हमें बताना है, वो भी प्रतिशत में, यानी कि CSA में क्या चेंज होगा वो हमें बताना है। चलिए डन। चलिए ध्यान दीजिएगा, यदि एक बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि हो रही है, तो एक बेलन है, बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि तब करेंगे जब वो हम देखेंगे कि पूछा क्या है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 2πr/h, जिसमें 2 तो 2 है बाबा, कांस्टेंट है, कभी नहीं बदलेगा, पाई का मान नहीं बदलेगा। सारा खेल डिपेंड हो गया आप किस पर, r और h पर। तो R में कितने की वृद्धि या कमी हुई है देख लीजिए, तो त्रिज्या में 10% की कमी हुई, तो 10 की कमी हो गई, यानी ये हो गया 90। और H में क्या हुई है वृद्धि, कितने की वृद्धि हुई है 15 की, तो हो गया 115। 90 और 115 को गुना करोगे तो ये हो जाएगा आपका 11 निम्न 99, यानी 990, 9 पच्चे 45, जोड़ दीजिए 5, 9 4 13, कैरी गया 1, यानी कि 10 35। अच्छा कुछ जने कहेंगे 0 भी लगा दो, लो लगा दिया। हमें आइडिया लेना है 100 के आसपास का, तो ये 100 के आसपास देखो, बाकी उधर का सारा हिस्सा पॉइंट में चला गया। अब 100 से देखो ये कम है ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है, यानी ये 103 है, 103 है मतलब आ गया 3.5 है कहीं पर, देखें। अच्छा ज़्यादा है तो अधिक है, अधिक देखना 3.5 यानी 3.5 ये रहा, यानी 3.5 के इसमें क्या हो गई वृद्धि हो गई। ओके है, कमी भी है लेकिन समझ कर 100 से ज़्यादा है तो बढ़ा देना, यानी कि वृद्धि, यानी 3.5% की इंक्रीजमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, चलिए इस पे भी स्टार लगाइएगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा इसके लिए। यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हो, या मूल मतलब रूट मतलब x का मान, जो भी ये समीकरण है उसमें x y का जो मान है वो बराबर है, तो बताएं c का मान क्या होगा। तो बिल्कुल सही, इसके लिए सबसे पहले तो आपको डिस्क्रीमेंट के बारे में पता होना चाहिए। डिस्क्रीमेंट क्या, यानी कि d, आपने पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में डिस्क्रीमेंट यानी d के बारे में। होता क्या है ये d, तो इसे तरीके से लिख लीजिएगा एक बार समझकर। d होता है √b² - 4ac, ये भी हटा दीजिए, सीधे सीधे इसकी बात करते हैं, b² - 4ac की।
अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम है, 0 से क्या है कम, देखो चोच बंद इस तरफ है तो कम है, तो जब 0 से ये क्या होगा कम होगा, तो इसकी संख्या जो होगी वो होगी इमेजनरी, यानी इसके जो रूट आएंगे वो आएंगे इमेजनरी। यहाँ रूट लिख देते हैं, मूल लिख देते हैं, हल लिख लेते हैं। इमेजनरी, इमेजनरी मतलब होता है अवास्तविक, अवास्तविक। अगर यही संख्या बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये बराबर हो गया 0 के, किसके बराबर हो जाएगा 0 के, तो यहाँ पर ये जो बनेगा बराबर, देखो बराबर लिखा है तो बराबर बनेगा, यानी कि इसके जो मूल हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। डन है। तीसरी चीज़, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका लिखा है बड़ा है किससे, 0 से, बड़ा है 0 से, 0 से बड़ा है, मतलब ये हो गया रियल नंबर। रियल नंबर को आप वास्तविक कहते हैं, यानी कि ये रियल रूट होंगे। तो रियल रूट कब होंगे, जब बड़ा होगा। अवास्तविक यानी इमेजनरी रूट कब होंगे, जब छोटा होगा, और जब बराबर होगा 0 के, तो ये। और मोस्टली आपसे एग्जाम में बराबर के ही पूछता है। तो मुझे बताओ यहाँ पर आपसे किसका पूछा हुआ है, बराबर का। ओहो, बराबर का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है किसके, 0 के। अब ये वाली चीज़ उधर जाके क्या होगी, शाबाश बताएं, तो प्लस हो जाएगी। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो c की निकालनी है। तो c की निकालनी है तो c यहीं छोड़ो, बाकी फेंको इधर। तो बी स्क्वायर के नीचे आ जाएगा 4a, आपकी c की वैल्यू आ गई, ढूंढे बी स्क्वायर के नीचे 4a कहाँ है, तो ये रहा, यानी c पर टिक कर दीजिए, c इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके है। और इसे भी नोट कर लीजिए साथ ही साथ, इसमें भी अब कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आपका सिलेबस है और ये पूछा जा सकता है। डन है। सिलेबस मतलब कि आपके सिलेबस में ये है, आपके सिलेबस में डिविजिबिलिटी और रूट के नंबर आएंगे। इसे प्रैक्टिस में रखें, रूटीन में रखें। डन। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के कोण 5, 4, 3 के अनुपात में है तो सबसे बड़े कोण में कितना अंश होगा। तो कुछ नहीं बोला, तो नॉर्मल वो त्रिभुज के अंदर की ही बात कर रहा है। और हमें पता है कि अगर हम सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 180, यानी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। जिसका रेशो बोल दिया 5, 4, 3, रेशो बोल रहा है 5, 4, 3, होते कहते हैं 5, 4, 9, 3, 12, 12 से इसे काटेंगे तो आ जाएगा आपका 15। पूछा है सबसे बड़ा, तो 3, 4, 5 में सबसे बड़ा कौन है, तो 5 है। 15 से गुना करो, 15 गुने में 5 होता है 75, यानी 75, यानी बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके है। तो ये आपके आज के सेट के क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बहुत सी छोटी छोटी बातें आपने सीखी होगी। इसी को नोट्स के रूप में, हथियार के रूप में तैयार करें और अपनी जंग को जीते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।